जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रेडिएंट आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जीडी आर्मी जीडी के सेट को डिस्कस करने वाले हैं और हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा ये है और इसमें हमारा 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जीके जीएस और मैथ्स के सारे क्वेश्चन हैं। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल है, सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च की गई? तो सफ़ेद क्रांति दूध और अंडे के उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति किया गया था। तो सफ़ेद क्रांति क्यों लॉन्च की गई? तो दूध और अंडे के उत्पादन के लिए किया गया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? तो सबसे पहले परमाणु बम 1945 में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में गिराया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा में गिराया गया था और 9 अगस्त को वो नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस हम लोग जानते हैं कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, जो हमारे भारत के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा सवाल है कि एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो एग मार्क खाद्य सामग्री पर लगाया जाता है। ट्रेडमार्क एग मार्क किसका ट्रेडमार्क है? तो खाद्य सामग्री पर एग मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो हम लोग जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और वही अगर इंडिया गेट पूछा जाता, इंडिया गेट हमारा नई दिल्ली में है, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की सदस्य की न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो राज्यसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा में जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर सीवी रमन, अमर्त्य सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, मदर टेरेसा। तो भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको 1913 ईस्वी में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और एक पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती महाविद्यालय की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार हम लोग जानते हैं कि जे.एल. वेयर ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जगह का स्थानीय समय है? तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ए नंबर, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य से ग्रह सबसे दूर वरुण है, सबसे दूर में वरुण है, जबकि ऑप्शन में हमारा जुपिटर, वीनस, यूरेनस, नेपच्यून को ही वरुण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो हमें पता है कि भारतीय झंडे के चक्र में टोटल 24 तीलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? गवर्नर मतलब राज्यपाल हमसे पूछ रहा है कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु जो राष्ट्रपति के लिए रहता है 35 वर्ष, वही राज्यपाल बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता किस उपकरण से
मापी जाती है। तो दूध की शुद्धता मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का यूज़ करते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है और दूध की शुद्धता मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन के दौरान पिघला हुआ लोहा किसमें निजमन किया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन, ये वर्ड ध्यान में रखना। गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा टीन, जस्ता, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक। तो गैल्वेनाइजेशन में लोहे पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, तो आंसर हमारा जस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है, निम्न यौगिक के जोड़ों में से कौन अकार्बनिक यौगिक में वर्गीकृत है? अकार्बनिक यौगिक में हमारा कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड और मिनरल्स, प्रोटीन्स और पानी, नमक और पानी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। तो अकार्बनिक यौगिक इसमें से पानी और नमक का मिश्रण जो है वो अकार्बनिक यौगिक का के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु बिजली तथा ताप का सबसे अच्छा सुचालक है? तो बिजली और ताप का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हवा में ध्वनि का वेग कितना है? तो हमें पता होना चाहिए हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत की सिरोसिस बीमारी किस कारण होती है? तो हमें पता होनी चाहिए कि सिरोसिस बीमारी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेने के कारण होता है। तो यकृत की सिरोसिस बीमारी अल्कोहल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आर्थराइटिस बीमारी किस कारण होता है? आर्थराइटिस बीमारी है तो आर्थराइटिस बीमारी ये हड्डियों की बीमारी होती है। तो आर्थराइटिस बीमारी हड्डियों की बीमारी है। तो ऑप्शन के हिसाब से जोड़े का सूजन, तो हड्डियों की बीमारी है ये। तो आर्थराइटिस बीमारी है जोड़े के सूजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर में क्या होता है ना, शरीर में सुई चुभोकर इलाज किया जाता है। सुई को चुभोकर इलाज किया जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से हमारा हृदय का एक रोग है, ट्यूब व टायर की सफाई है, सुई के माध्यम से उपचार की विधि है एक्यूपंक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है किस कारण? मतलब अगर पृथ्वी के चारों तरफ अगर कोई रॉकेट अगर घूम रहा है तो भारहीन होगा, उसमें कोई भार नहीं होगा। क्यों? तो ये हमें जानना जरूरी है कि जब भी कोई चीज़ें पृथ्वी के चारों ओर अगर घूमती है तो, या फिर कोई भी उपग्रह या कोई भी चीज़ पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो वो अभिकेंद्रीय बल के कारण वो घूमती है। तो क्या होता है ना कि पूरा का पूरा गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो अभिकेंद्रीय बल के रूप में लग जाता है, इसीलिए वस्तु का भार शून्य हो जाता है, भारहीन हो जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन, रॉकेट पर लगने वाला गुरुत्वीय बल अभिकेंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है, इसीलिए पृथ्वी के चारों ओर गति करता हुआ रॉकेट भारहीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति, जब एक खाली बर्तन को पानी से भर दिया जाता है तो इसकी आवृत्ति बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसूरों में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो स्कर्वी, जो कि विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। इसमें रतौंधी विटामिन ए की कमी से, बेरीबेरी विटामिन B1 की कमी से, रिकेटस विटामिन D की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पदार्थ में किसी द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की होती है, ऊष्माधारिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों पर दाल देरी से गलती है। पहाड़ों पर दाल देरी से गलती है क्योंकि जब हम लोग पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होती है। इसी के कारण क्या होता है ना कि कुछ भी चीज़ें जलाने पर या कोई भी चीज़ पकाने पर वो देरी से पकती है। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, वायु दाब कम हो जाता है। ऊपर की ओर जाने पर वायु दाब
कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली के दागने पर तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या है? जब भी कोई गोली चलाया जाता है या तोप चलाया जाता है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है, ये किस कारण होता है? तो ये न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ऐसा होता है, जो कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कहते हैं। तो 1 किलोग्राम पानी में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को किलो कैलोरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सवाल है, विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो विजातीय आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलॉम का आकर्षण बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? तो मनुष्य द्वारा संश्लेषित विटामिन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है, इसको हम लोग डील करते हैं अब एक एक करके। क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, इसके चारों तरफ एक वर्ग बनाने पर वर्ग की भुजा कितनी होगी? तो एक वृत्त का परिमाप 100 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि दे रखी है। तो जब अगर वृत्त का परिधि 100 सेंटीमीटर है तो हम लोग वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, जो कि कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। इसके बराबर में 100 कर लेते हैं, 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। अगर हम ऑप्शन देखें तो सारा ऑप्शन पाई में है, तो हम लोग यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 50, और ये पाई इस तरफ आएगा तो पाई नीचे बटे में आ जाएगा। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 50 पाई हो गया। अब हमसे सवाल ये कहा है कि इसके चारों तरफ वर्ग बनाने पर, मतलब ये है कि एक वृत्त है, अब इसके चारों तरफ एक वर्ग बनाने को, इस तरीके से एक वर्ग बनाने को कहा है। तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा कितनी होगी? ध्यान से देखना है, अगर हम इस वृत्त के चारों तरफ एक बीचों बीच अगर एक लाइन खींच दें तो वृत्त का ये व्यास हो जाएगा, वृत्त का व्यास, और ये जितना व्यास है उतना ये ऊपर का लाइन, उतना ये नीचे का लाइन, उतना ये साइड, क्योंकि वर्ग है, वर्ग आपस में चारों तरफ क्या होता है? बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं वर्ग का अगर भुजा निकालने के लिए कहा गया है तो, और ये बीच वाला लाइन अगर वृत्त का निकाल दे, वृत्त का व्यास अगर निकाल दे, तो यही व्यास क्या होगा? तो वर्ग का भुजा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता चल गया कि वृत्त का हमें व्यास निकालना है। त्रिज्या 50/π है, तो व्यास निकालने के लिए क्या करते हैं? इसमें 2 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 50 गुना 2, 100/π सेंटीमीटर वृत्त उस वर्ग का भुजा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन है 100/π। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक बहुभुजीय के विकर्ण 44 हैं, तो इसकी भुजा की संख्या कितनी? अब ध्यान से समझना है, क्या बोला गया है ना कि एक बहुभुज है जिसमें 44 विकर्ण है, तो इसके भुजाओं की संख्या बतानी है। तो एक हम लोग फॉर्मूला इस पे अगर याद रखें तो हमारा क्वेश्चन ये तुरंत में बन जाएगा। विकर्ण का फॉर्मूला होता है, विकर्ण की कोई भी भुजा हो, 4 भुजा हो, 5 भुजा हो, 6 भुजा हो, जितने भी भुजा वाले हो, विकर्ण का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग विकर्णों की संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए हम लोग ये भुजाओं की संख्या 9, 10, 11, 12, n के जगह पे 9 रख कर देखते हैं। अगर हमारा 44 आ जाएगा तो हमारा उत्तर 9 आ जाएगा, या फिर n की जगह पर 10 रख कर देखते हैं। जिस ऑप्शन से 44 आ जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। अगर हम n की जगह 9 रखते हैं तो 9 गुना 9 में से 3 माइनस कर लेंगे, 6/2 करते हैं, तो हमारा उत्तर क्या आएगा? 9 × 27, जो कि 44 आना है, ये तो होने से रहा। दूसरे ऑप्शन को रखते हैं, दूसरा ऑप्शन से यहाँ 10 रखते हैं, 10 गुना
फिर 10 में से 3 को माइनस करते हैं 7 बटे में कर लेते हैं 2, 2 से ये कट गया 5 बार में, 7 बचे 35, जबकि आना था 44, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 11 है, n की जगह हम लोग रख लेते हैं अब 11 और n में से 3, 11 में से 3 माइनस हो जाएगा 8 और बटे में नीचे कर लेते हैं 2, 2 से 8 कट गया 4 बार में, क्या आ गया 11 चौके 44, विकर्णों की संख्या 44 आ गया। इसका मतलब है भुजा कितने होंगे 11। इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाना पड़ जाएगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा सवाल है, यदि x + 1/x = 2 तो x² + 1/x² क्या होगा। ऐसे सवाल को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हमें ये फॉर्मेट मिले x + 1/x = 2 मिले और पावर में x का स्क्वायर और प्लस 1/x² है, या पावर में यहाँ कुछ भी रहे, पावर में यहाँ कुछ भी रहे और सिर्फ ये प्लस में होना चाहिए, तो x + 1/x = 2 देने पर इसका भी मान क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। अगर हमसे ऐसा भी पूछा जाता कि x पर पावर 100 प्लस 1/x पर पावर 100 का मान क्या होगा, तो इसका भी उत्तर क्या होता, 2 ही होता। इस तरीके से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बिल्कुल आसान सा हमारा सवाल है, यदि a + b = 7, a² - b² = -1, तो a - b का मान हमसे पूछा गया है। तो क्या है ना कि a + b का मान तो 7 दे रखा है, साथ ही साथ a² - b² = 1 है। तो हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, तो a + b इंटू a - b, और ये कितना दे रखा है, तो -1 दे रखा है। हम लोग जानते हैं कि a + b का वैल्यू तो 7 दे रखा है, हम लोग इस a + b की जगह पे हम लोग 7 यूज़ कर लेते हैं, और a - b हमें मालूम नहीं है, बराबर में क्या है, तो -1 है। अब 7 को उधर भेज लेते हैं, 7 यहाँ पर गुना में है, उधर तरफ जाएगा तो भाग में बन जाएगा। इधर क्या बच गया, a - b बराबर में क्या हो जाएगा, -1 और बटे 7। इस तरीके से हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा C नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फिर से आसानी सवाल है। अब हमारा सवाल है कि यदि x + y = 8, x - y = 4, तो x का मान, अच्छा इसको आराम से सॉल्व करते हैं। x + y जो है ना वो हमें 8 दे दिया है, और x - y ये दे दिया है 4। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो x + x हो जाता है 2x, एक y प्लस में एक y माइनस में कैंसिल हो गया, 8 और 4 हो जाएगा 12, 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो x का मान क्या निकल कर आ गया, 6, और D नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है कि ये चित्र दे रखा है जिसमें से ये x है, और सॉरी 72 है, और इधर x + 35 है, तो x का मान पूछा गया। अच्छा ये जो कोण होता है ना, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, जो दोनों बराबर होता है, ये अपोजिट वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 72 डिग्री बराबर है किसके, तो x + 35 के बराबर है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो +35 को इधर लेके आ जाते हैं, -35 हो जाएगा, तो 72 में से हम लोग 35 को माइनस कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 7 और 5 12, और ये 37 डिग्री हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा B नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल है। हमारा सवाल है कि घनाभ का विकर्ण, तो हमें याद रखना है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² + B² + H²। कई बार सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बन जाता है, तो C नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा √L² + B² + H²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लाभ हानि का सवाल है, बिल्कुल आसान सा सवाल। सवाल ये है कि यदि क्रय मूल्य 500 रुपये हो, लाभ 20% हो, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल सी बातें हैं कि हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, क्रय मूल्य हमारे पास है 500, ध्यान से समझना है, क्रय मूल्य 500 है, और लाभ कितने का हुआ है, तो 20% लाभ हुआ है। 20% लाभ होने का मतलब है कि 20% ज़्यादा में बेच लिया है, इसका मतलब 120% में बेच लिया है। अगर यहाँ हानि हो रहा होता तो हम कहते कि 20% की
20% अगर हानि हो रहा होता तो कहते 20% कम में बेच लिया होता, इसका मतलब 80% में बेचा होता। लेकिन इस सवाल में क्या है कि 20% लाभ हुआ है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, तो क्या कहेंगे 120% में, मतलब जितना क्रय मूल्य होगा उसका 120% निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य हमारा 500 है, इसका 120% निकालते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इस दोनों को गुना कर लेते हैं, 12 पच्चीस 60, 600 रुपये इसका क्रय मूल्य हमारा बी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हमारा सवाल है अब कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का मान उसके बाकी दो कोण के योग के बराबर है, ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं। मतलब ये है ना कि एक त्रिभुज है जिसका एक कोण होगा वो बाकी के दो कोण के योग के बराबर है, तो ऐसा एक ही कंडीशन बनता है कि जब हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं ना तो ये होता है 90 डिग्री। बाकी का जो कोण बचा, ये हम जानते हैं कि तीनों मिलाकर तो 180 होता है, जिसमें से ये अकेला 90 हो गया, 90 हो गया, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा, दोनों मिलाकर 90 होगा। तो हमसे यही पूछा है कि ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा कि एक कोण जो होगा बाकी दो कोणों के योग के बराबर है। अगर ये 90 तो ये दोनों मिलकर भी कितना होगा, तो 90 ही होगा। तो इस हिसाब से हमारा इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सवाल है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 43, 8, 8, 6, 7 से घटाया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ध्यान से समझना है, ये कह रहा है कि ये एक संख्या दे रखा है, कह रहा है इसमें कौन सी संख्या को घटा दें कि वो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसा सवाल जब भी मिले हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो संख्या दिया रहेगा 4, 3, 8, 8, 6, 7, सबसे पहले हम लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। अब ध्यान से समझना है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसको पहले सही से लिख लेते हैं ताकि काम करना आसान हो हमारा। चलिए, तो इसको अगर हम लिखें तो 4, 3, 8, 8, 6 और 7 है। थोड़ा सा लिखने में परेशानी है। चलिए, इसका सबसे पहला काम होगा हमें वर्गमूल निकालना। और जब भी ये पूछा जाए ना कि इनमें से क्या घटाया जाए, तो सबसे पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और ये देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है। जितना शेष बचेगा वही घटाए जाने वाली संख्या होगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। वर्गमूल हम लोग निकालेंगे और जब भी हमसे पूछे कि वह घटाए जाने वाली संख्या कौन सी होगी, तो जो शेष होता है ना वही हमारी घटाए जाने वाली संख्या होती है। तो जगह कम होने के कारण आप लोग इसका वर्गमूल निकाल लेंगे और ये देखेंगे शेष कितना आएगा। तो इस सवाल में जो है ना हमारा शेष निकल कर आ जाएगा 623। जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा यहाँ शेष आएगा 623। यही शेष होता है घटाए जाने वाली संख्या। तो हम लोग यहाँ पर उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, तो 623। बाकी इसका वर्गमूल निकाल भी सकते थे लेकिन जगह कम होने के कारण इसका वर्गमूल नहीं निकाल पाए। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब हमारा सवाल है कि एक अर्धगोलाकार कटोरी की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह एक द्रव से पूरा भरा है। इस द्रव से 3 सेंटीमीटर व्यास तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचाई की कितनी बेलनाकार बोतल भरे जा सकते हैं। ध्यान से समझना है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर दे दिया है। अब बोल रहा है कि इस बर्तन को, इसमें जितना पानी है वो एक बेलनाकार बोतल में भरना है। तो ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का माप का बेलनाकार बर्तन है, कितने बोतल भरे जा सकते हैं। तो जब भी ये बोतल भरने की बात आए, इस बर्तन से उस बर्तन की बात आए, तो हमेशा हमें आयतन निकालना होता है। आयतन से ही हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ये था कि अर्धगोलाकार कटोरे में पानी है तो अर्धगोला का आयतन लगाते हैं। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। जिसमें से एक काम करते हैं, आर का वैल्यू तो हमें दे रखा है ना, त्रिज्या 9 है, तो एक काम करते हैं हम लोग इस आर के जगह पर 9 रख लेते हैं। इसको हटाकर आर के जगह हम लोग 9 यूज़ कर लेते हैं। और क्यूब है तो 9 गुना 9 गुना
9 कर लेते हैं। अब आते हैं बराबर में, भरना किसको है, तो एक बेलनाकार बोतल को भरना है। तो बेलन का आयतन लगा लेते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। आर की जगह हम लोग यहाँ 3 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगा, आधा, मतलब 3/2। 3/2 का मतलब 3 का स्क्वायर करते हैं 9 और 2 का स्क्वायर करते हैं 4। और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 4। और मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा जो है ना n बोतल भराएगा, n बोतल, और इसी n का मान हमसे पूछा गया है। आराम से सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई खत्म हो जाएगा इस तरफ में, फिर 1 9 ऊपर में इधर है, 1 9 इधर है, 4 से 4 को ख़त्म कर लेते हैं, बाकी बचा क्या, 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, 9 को 3 बार में, बचा 2 3 और 9 बच गया। तो 2 गुना 3 6, 6 गुना 9, 9 छके 54। तो ऐसे ऐसे टोटल 54 बर्तन को भर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा 47 नंबर क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, हमारा सवाल है ये 26 23 20 17 14 11। ये देखते हैं 26 से 23 हुआ है, 3 माइनस हुआ, 23 से 20 हुआ, फिर 3 माइनस, फिर 17 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, यहाँ भी 3 माइनस, आगे भी क्या करेंगे 3 माइनस कर लेते हैं। 11 में 3 माइनस हो जाएगा, तो 11 में 3 माइनस होगा, हमारा उत्तर आ जाएगा 8। बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारा सवाल है कि 16% साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 14,800 रुपये 3 साल बाद लौटाया, तो उधार की रकम कितनी है। ध्यान से देखते हैं दिया क्या क्या है। 16% की दर से मतलब दर दे दिया है, 3 वर्ष के लिए समय दे दिया है, और 14,800 रुपये 3 साल बाद लौटाया, मतलब टोटल 14,800 लौटा रहा है। इसका मतलब ये मिश्र धन है। तो एक काम करते हैं, 14,800 मिश्र धन है, तो मिश्र धन का प्रतिशत हम लोग रखते हैं। मिश्र धन का प्रतिशत ध्यान से समझना है कहाँ से आएगा, तो याद रखना है मिश्र धन का प्रतिशत दर और समय को गुना कर लेते हैं और 100 में जोड़ देंगे। तो 16 तिया 48 और 100 जोड़ देते हैं, तो 148%। इस तरीके से मिश्र धन का प्रतिशत निकल जाता है। अब हमसे पूछा गया उधार की रकम कितनी है, मतलब मूलधन पूछा है, और ध्यान ये रखना है मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है। तो 100% बराबर वॉट निकाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि कोना कोना हमें सिर्फ गुना करना है, कोना कोना नहीं काटना है। ऊपर ऊपर काट सकते हैं, बाकी जैसे वो काट सकते हैं, सिर्फ कोना कोना नहीं काटना है। तो एक काम करते हैं, 148 से 148 को 100 बार में काट लेते हैं, और ये 100 गुना 100 कोना कोना बता दिए, गुना करना है, तो 100 गुना 100 क्या हो जाएगा, 10,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा सवाल है कि क ख एवं ग ने 7,000 रुपये 9,000 रुपये और 11,000 रुपये लेकर व्यापार शुरू किया। अगर शेष मुनाफा 8100 रुपये हो तो ख का मुनाफा क्या है। ध्यान से समझना है, एक 7,000 रुपये लगाया, एक 9,000 लगाया, एक 11,000 लगाया और व्यापार शुरू कर दिया। समय के बारे में चर्चा नहीं है, इसका मतलब सभी समान समय के लिए लगाया होगा। मतलब जो धन लगाया वही उसका लाभ में बढ़ जाएगा। एक पहला आदमी 7,000 रुपये लगाया, कुछ समय के लिए होगा, जितना समय होगा गुना कर लेते हैं। मान लेते हैं एक ही समय है तो गुना 1 कर लेते हैं, नहीं भी गुना 1 करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्राणी 9,000 रुपये लगाया, मान लेते एक समय के लिए है तो गुना 1 करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और तीसरा प्राणी जो है ना वो 11,000 रुपये लगाया, और वो भी एक समय 2 समय, अगर जितना भी समय मानेंगे तीनों में गुना करना होगा और वो कट ही जाएगा। तो इससे 3 0 ख़त्म हो गया। बचा क्या, 7:9:11। यही क्या है ना, तो यही लाभ का अनुपात होता है। मतलब जिस हिसाब से रुपए लगाएगा उसी हिसाब से लाभ मिलेगा। तो यहाँ से टोटल लाभ देखते हैं, 9 7 16 और 11 9 20 और 20 और 7 हो गया 27। मतलब यहाँ से टोटल लाभ है 27 और सवाल से टोटल लाभ है 8100। तो 27 बराबर 8100, इसको कैंसिल कर लेते हैं। 27 तिया 81, 1 बराबर 300। तो हमसे पूछा है ख का मुनाफा, तो ख का मुनाफा पूछा गया। ख कहाँ है, बीच में है ना, तो बीच वाला कितना है 9, 1 बराबर 3 के, तो 9 किसके बराबर, 9 तिया 27 100 के बराबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी हमारा आज का सवाल है। सवाल है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। यदि परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। ध्यान से समझना है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 7:4। मतलब ये मान लेते हैं कि लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4। तो परिमाप क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है 2 × L +
बी होता है। एल की जगह 7 रख लेते हैं और बी की जगह 4 रख लेते हैं। 7 4 11, 11 दूना क्या हो जाएगा 22, मतलब परिमाप निकल कर क्या आ गया, तो परिमाप आया 22। अनुपात के हिसाब से परिमाप 22 है, लेकिन सवाल कह रहा है कि भैया जी परिमाप जो है ना वो 88 है। इसका मतलब 22 बराबर है 88 के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, तो एक बराबर होगा 22 चौके 88, एक बराबर 4 के। अब देखते हैं क्या हमसे पूछा गया। पूछा है लंबाई चौड़ाई का अंतर कितना है। तो लंबाई चौड़ाई का अंतर कितने का है, एक 7 है एक 4 है, तो लंबाई चौड़ाई का अंतर है 3 का। एक बराबर 4 के, इसलिए 3 बराबर किसके, तो 3 बराबर 12 के। हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से एक सेट हमारा समाप्त होता है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।